और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। मनीष तिवारी बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका डेली 24 भारत पर। और इससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार निरंजन पोद्दार जी जुड़ गए हैं। मैं उनसे सबसे पहले उन्हीं के पास जाऊंगी। अब पोद्दार साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आज लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा दिन, क्या संदेश है आपका ऐसे में? देखिए, मेरा सबसे पहला संदेश तो ये है कि आपके चैनल के माध्यम से कि भारत की जितनी भी जनता है, जहां जहां आज मतदान का दिन है, वहां वहां आप सर्वप्रथम घर से निकले और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, विचारधारा की पार्टी को आप अवश्य मतदान करें। और अगर आपको कहीं कोई पसंद नहीं भी है तो जाकर के आप चाहे नोटा पे वोट करें, लेकिन आप अपने घर में घर से निकल करके और मतदान केंद्र तक जरूर जाएं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि जैसे हमारे यहां कहा जाता है कि आपका वोट अमूल्य है, आपका वोट बेशकीमती है, तो आपको ये चीज भी समझना चाहिए कि वो वोट आपका बेशकीमती तभी है जब वो जाकर के ईवीएम में कास्ट होगा। अगर आप घर पे बैठे रह गए तो वो आपके वोट की कोई मूल्य नहीं, वो जीरो हो गया और उसका आप ये समझ लीजिए उसका कोई मूल्य नहीं रहा है और मेरे हिसाब से वो कचरे के ढेर में चला गया। तो इसलिए अपने वोट को मूल्यवान बनाएं और वो मूल्यवान तब बनेगा जब आप ईवीएम पे जाकर के अपने पसंदीदा किसी भी पार्टी को या आप ऐच्छिक कोई भी बटन ईवीएम का दबा करके और उस वोट को संपूर्ण करेंगे, तब आपका वोट मूल्यवान होगा। पहली बात। दूसरी बात देखिए, इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात और क्या है कि मैं बड़ा हतप्रभ और बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में हमारी समाज के अंदर जो पढ़े लिखे, जिनको हम इलिटरेट लोग बोलते हैं, वो पिछले बार 2000 मतलब पिछला जो चरण था, पहला चरण 19 अप्रैल 2024 की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर बैठ करके कह रहे हैं अब की बार 400 पार। सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर बैठ कर कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। सोशल मीडिया अकाउंट्स में बैठ करके कह रहे हैं ये होगा। सोशल मीडिया अकाउंट्स में बैठ करके बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान पेल रहे हैं। लेकिन आप ये चीज समझिए कि वो लोग भी ईवीएम में जाकर के अपना वोट कास्ट करके नहीं आए। अरे भाई, आपको सरकार बदलनी है या आपको सरकार रिपीट करनी है, जब तक आप ईवीएम में अपना बटन नहीं दबाएंगे तब तक उसका कोई मूल्य नहीं। आपकी सोशल मीडिया पोस्ट से कहीं कोई ना तो सरकार बदली जाएगी और ना आपकी सरकार रिपीट होगी। इसलिए सबसे पहली बात, आप वोट कीजिए। इसी के अंदर एक चीज और जोड़ देता हूं, अगर आप वोट नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए अगले 5 वर्ष तक आपको किसी भी सरकार पे कोई भी सवाल उठाने का आपको अधिकार नहीं है, ना आपको सरकार से कोई मांग करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर अपनी भागीदारी नहीं की, तो मतलब आप उस सिस्टम से बाहर माने जाएंगे। और अगर उसके बाद में कहीं आप रोते पीटते रहे कि सरकार ऐसे नहीं कर रही, वैसे नहीं कर रही, तो उससे पहले अपना आईना जरूर देख लेना। आप अपनी आईने में अपनी शक्ल जरूर देख लेना कि आप क्या वोट देने गए थे। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है कि इन सब चीजों से, अपने पछतावे से बचने के लिए, अपने आप का सम्मान बढ़ाने के लिए, आपके वोट का मूल्य बढ़ाने के लिए ईवीएम पर जाइए और अधिक से अधिक मतदान कीजिए। पहली बात। अब आप सवाल कीजिए, आप मेरे से किस विषय पे बात करवाना चाह रहे थे? फिलहाल तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा होगा कि हम ये देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों के अंदर पोलिंग बूथ के बाहर हम बहुत लंबी लाइनें देखते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अभी आपने सबसे बड़ी बात यहां पर कर ही दी कि सो कॉल्ड जो हमारे मतदाता है, युवा मतदाता है, पढ़े लिखे हैं, वो सब सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके के अंदर पहले मतदान और फिर जलपान की प्रक्रिया तो है, ये उद्देश्य को लोग पूरा तो करते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी विडंबना कहें या एक बहुत बड़ा सोचने का विषय। आप देखिए कि जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो कम पढ़े लिखे या जिसको हम एक कहते हैं कि देहाती क्षेत्र या यूं कहें निचला तबका या जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं, जिसको हम थोड़ा सा समझ लीजिए इलिटरेशन के नीचे मानते हैं, वो लोग इस चीज के लिए कितने जागरूक है कि वो लोग घरों से निकलते हैं, लाइनें लगा करके अपना अपना मत वहां पे जाकर के व्यक्त करते हैं। ये और दूसरी तरफ जिनको हम संपन्न बोलते हैं, जिनको हम पढ़ा लिखा बोलते हैं, जिनको हम शिक्षित बोलते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि भाई ये शहरी क्षेत्र है या यूं कहें कि ये बुद्धि विचार वाला व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं आप देखिए कितनी बेबुद्धि का काम कर रहा है। क्योंकि आपको ये चीज समझनी चाहिए
कि जिस तरीके से हम लोग अपने आस्था के केंद्रों पे जाते हैं, चाहे हम हज को जाते हैं, चाहे हम तीर्थ को जाते हैं, चाहे हम मंदिरों को जाते हैं, हम वैष्णो देवी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, या मथुरा वृंदावन कहीं भी हम जाते हैं, छुट्टी के हिसाब से हम मनाने जाते हैं। लेकिन आपको यह चीज समझना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के हिसाब से और आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर सबसे बड़ा मंदिर अगर हिंदुस्तान के अंदर है कोई है तो वो पार्लियामेंट है, क्योंकि उसी पार्लियामेंट से कानून बनेंगे, उसी पार्लियामेंट से आपके बच्चों का भविष्य तय होगा, उसी पार्लियामेंट से यह चीज तय होगी कि आपकी नौकरी पेशा करने के बाद में आपकी जो आय है, आपने जो पैसा कमाया है परिश्रम करके, उसमें से कितना पैसा आपकी जेब में जाएगा, कितना पैसा सरकार के खाते में जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय उस पार्लियामेंट से तय होते हैं। और वो पार्लियामेंट जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे जाने से, वहां पे जाने के लिए मेरे हिसाब से एक दिन अवश्य है। आप ये भी चीज समझ के चलिए कि जो लोग कहते हैं ना गर्मी का माहौल था, शादी का सीजन था, इसलिए मतदान कम हुआ, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि जब उनकी कोई धार्मिक आस्था होती है उस टाइम वो धूप में निकल करके पैदल यात्रा करते हैं कि नहीं करते? उस समय वो मंदिरों के बाहर लाइनों में लगते हैं कि नहीं लगते? वो उस समय शादियों के अंदर अगर कोई शादी ब्याह, अभी जैसे समझ लीजिए अगर कोई दोपहर को गुड़ चढ़ी होगी तो उस समय बाराती नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारी चीजें हम जब आवश्यक होती है या हमें जो लगता है कि आवश्यकता अनुसार हम उन चीजों को करते हैं, लेकिन यही समाज वोट देने की बात आती है तो उतना उस टाइम नीरस हो जाता है, उसको यह चीज समझ में नहीं आती कि इन सब चीजों से, चाहे मंदिरों में जाना है, चाहे शादी समारोह है, चाहे कोई जिसको कहते हैं अपना एक जिसको कहते हैं एंजॉय करना है या आनंद करना है या घूमना है फिरना, इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी मतदान करना है, क्योंकि मतदान करने का मतलब आप अपने बच्चों के भविष्य को किसी के हाथ में सौंप रहे हो। और जब हम किसी को अपने बच्चों का ट्यूटर भी, अपने बच्चों का जब हम ट्यूशन टीचर भी जब नियुक्त करते हैं तो हम 50 बार देखते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, इसकी शिक्षा कैसी है, संस्कार कैसा है, इसकी भाषा कैसी है। और जब हम मतदान का जब समय आता है, हम अपने बच्चों और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जब नियुक्त करने की बात आती है तो हम इतने नीरस और इतने उदासीन हो जाते हैं। बहुत, आप ये समझ लीजिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल। क्या देख रहे हैं आप स्थिति इस वक्त जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें, क्योंकि बीजेपी कह रही है 400 पार का नारा, जिसे वो बुलंद भी कर रही है और दावा भी कर रही है, आश्वस्त के साथ है कि दोबारा फिर से सत्ता में आएंगे। कांग्रेस की और तमाम दलों की बात कर ले, जो इंडिया गठबंधन का ऐलान किया गया, 27 से ज्यादा दल जोड़े गए, उनका भी यही कहना है कि इस बार बीजेपी की विदाई पक्की है, देश की जनता अपना फैसला सुनाएगी, महंगाई बेरोजगारी को ध्यान में रखकर वोट करेगी। कई सारे चीजों को हम देख रहे हैं, आप इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, मेरा यह मानना है कि कुछ लो भूठा और कुछ लोहार भूठा, हमारे यहाँ कहावत की जाती है कि कुछ आप ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का परिश्रम, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, कुछ इसका प्रभाव जिसको कहते हैं हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक सिस्टम के ऊपर है। और दूसरी तरफ कुछ आप ये मान के चलिए कि जो विपक्ष में है या जो भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौती दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिसको कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस या उनकी जो नीति नियत और उनकी जो कार्य पद्धति है या उनका वार रूम और उनका वॉरियर, आप इसको किसी भी दिशा में समझ सकते हैं। कुछ उनकी अक्रमण्यता और कुछ भारतीय जनता पार्टी का परिश्रम, ये दोनों चीज मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आज राजनीति के अंदर मेरे हिसाब से लीड दे रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि केवल टीवी पे, ट्विटर के ऊपर या भाषणों में या बयानों के अंदर से आप ये सोचें कि ये सब करके आप चुनाव जीत जाएंगे, मैं इस चीज को नहीं मानता। और जिस तरीके से, देखिए, एक चीज और बहुत गंभीर बात मैं आपके चैनल पे कर रहा हूं कि ये जो ईवीएम हैक की और ईवीएम सेट की जो अवधारणा आती है, ये कहां से आती है? ये अवधारणा यहीं से उत्पन्न होती है कि जब भी चुनाव होते हैं, चुनावों के 3 महीने पहले जो अपोजिशन है या जो विपक्षी दल है, वो इतना बड़ा माहौल या नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो संपूर्ण रूप से इसका सफाया हो रहा है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो सहयोग या सबसे बड़ा योगदान होता है उनका, जो कभी वरिष्ठ पत्रकार या मेन स्ट्रीम के बड़े पत्रकार हुआ करते थे और आजकल यूट्यूबर बने हुए हैं। तो वैसे लोगों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना है, जिनके लाखों लाखों व्यूअर्स है, वो एक ऐसा वातावरण तैयार कर देते हैं कि भाई इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया हो रहा है। लेकिन
जब परिणाम जब आते हैं तो वो परिणाम विपरीत आते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं, तब कहते हैं तो ऐसा कैसे हो गया, ये तो ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम सेट हो गई। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए हमारे यहां चुनाव जीतने के अंदर तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। केवल बयानों से या भाषणों से चुनाव नहीं जीते जाते। सबसे पहले आपकी इंटैक्ट विचारधारा। तो भारतीय जनता पार्टी की आपको पता है इंटैक्ट विचारधारा है, दक्षिणपंथी विचारधारा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी बनी है उस दिन से आज तक वो अपनी विचारधारा के ऊपर कायम है, कभी उसकी विचारधारा बदली नहीं। चाहे राम मंदिर की बात करें, चाहे धारा 370 की बात करें, चाहे कॉमन सिविल कोड की बात करें, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करें। पहली बात तो इंटैक्ट विचारधारा। दूसरी चीज होती है वो होता है ग्राउंड लेवल के ऊपर संगठन। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना केंद्र से लेकर के और पन्ना प्रमुख तक का एक पूरा संगठन और साथ में उसके इतने अनुसांगिक संगठन, यानी कि एक जाल बिछा रखा है अपने संगठनों का, तो दूसरा होता है ये। और तीसरा होता है डायनेमिक नेतृत्व। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो डायनेमिक नेतृत्व है, चाहे वो अगर केंद्र के स्तर के ऊपर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, एक जिसको कहते हैं नरेंद्र मोदी जी का डायनामिक नेतृत्व का आप इसी चीज से अनुमान लगा लीजिए कि पिछले एक महीने में उन्होंने रैलियों का शतक पूरा कर दिया, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पूरे भारत को पग पग नाप दिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, या यूं कहें कि जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद की रेस में दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने अपने घर से बाहर निकल करके अभी आप ये समझ लीजिए कहीं दिखाई नहीं दी रैलियों के अंदर। केवल एक आप राहुल गांधी जी को आप देख सकते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जो सड़कों पे चले, लेकिन चुनाव के दौरान उतना नहीं। तो दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों के अंदर जो इन्होंने जिस तरीके से राज्य छत्र पैदा कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी आपके सामने देख लीजिए, लगभग मेरे हिसाब से कल उनकी 62वीं रैली शायद थी, तो पिछले 1.5 महीने में 62 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। इधर हेमंता बिस्वा शर्मा जो आप ये समझ लीजिए पूर्वोत्तर से आकर के राजस्थान की रैलियां संबोधित कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य डायनामिक नेतृत्व, ये तीनों चीजें मिलकर के, और साथ में आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि केवल टीवी पर ट्विटर पर बैठ करके आप ये कहें कि जनता से कनेक्ट कर ले। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 22 जनवरी से पहले जनता के साथ एक राउंड कर चुकी है, चाहे वो प्रसाद वितरण के नाम पे, चाहे पताका वितरण के नाम पे, चाहे जिसको कहते हैं मतलब जो भी जिस भी बहाने से जनता के साथ एक कनेक्ट बना चुकी है। तो इसी का परिणाम है कि चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऐच्छिक परिणामों में आता है, और कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए चुनावों के बाद में जो विपक्ष है वो चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, चाहे चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़े, चाहे ईवीएम पे बिल फाड़े। तो कहने का तात्पर्य ये सब चीजें सब पब्लिक डोमेन में है। तो इसके अंदर अब कुछ कहेंगे तो वो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का है घोषित प्रवक्ता आया, कलम के ऊपर पहरा हो गया, बंदूकों के साए लग गए, मीडिया बिक गया। अब इस चीज का तो देखिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कहने को सारे के सारे स्वतंत्र हैं, उनके विचार भी स्वतंत्र हैं। ठीक है हेमचंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर बात हो रही है कि आप लोग नीतियों की बात करते हैं, लेकिन कि बीजेपी को हम सफाया कर देंगे, सवाल पोद्दार साहब का ही रहेगा। इस बीच में मैं निरंजन जी से एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ कि निरंजन जी, जो कांग्रेस पार्टी का जो संकल्प पत्र है, इसमें इन्होंने एक आने के नाम पर मौलाना आजाद स्कॉलरशिप की बात की है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मतलब एक समुदाय को व्यक्तिगत रूप से उसके लिए कई सारे संकल्प पत्र में घोषणा करना कि संविधान अनुच्छेद के तहत 15, 16, 25, 88, 29, 30 उन तहत जो है मौलिक अधिकारों का आदर करेगी, इनको मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को लागू कराएगी, विदेशी अध्ययन कराने के लिए इनको आपने वजह से बोला शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय के लिए भी इन्हें अलग से जो है कि महत्व दिया जाएगा। इस नजरिए को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? ये क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? ये क्या वहां पे अपने संकल्प पत्र में प्रेजेंट करना चाहते हैं, या क्या व्यक्ति विशेष व्यक्ति समुदाय के लिए ये कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, या देश को लेके साथ चलने का प्रयास है इनका? सवाल किससे है? आपसे है पोद्दार साहब। हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर इस विषय पे अगर आप मेरा विचार करेंगे, मेरा विचार मानेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है
कि सन 1982-83 से शायद मैं राजनीति को देख रहा हूं और राजनीति को समझ भी रहा हूं, और लगभग समझ लीजिए पिछले 30-32 वर्षों से मैं लिख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं, और आप ये मान के चलिए इन चीजों के ऊपर अपने विचार भी व्यक्त कर रहा हूं, चाहे वो कलम के माध्यम से, चाहे वो आवाज के माध्यम से। तो इसके अंदर मेरा ये मानना है कि जो आप इस तरीके की बातें करते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे, इसके अंदर देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं कोई दूध की धूली नहीं मानता हूं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हैं और उसके बाद में लगभग समझ लीजिए आप प्रधानमंत्री होने के बाद में भी जब वो ये बात कहते हैं कि मैं एक माँ का बेटा हूं, या मैं ओबीसी समाज से आता हूं, या मैं पिछड़ा हूं, तो मेरे को उस समय बड़ी तकलीफ होती है कि जिस देश ने आपको सिरमौर बनाया है उसके बाद में भी अगर आप पिछड़े ही रह गए तो आप अगड़े कभी हो भी नहीं सकते। तो मेरा मानना यह है कि जो आपने जो सवाल किया, इसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो ये लिखते हैं कि हम अगड़ों के लिए ये करेंगे, पिछड़ों के लिए ये करेंगे, दलितों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, मेरा ये मानना है कि ये सारी की सारी चीजें केवल और केवल लोगों को भरमाने की और लोगों के अंदर जिसको कहते हैं सामाजिक समरसता को खराब करने की बातें हैं। इसके अंदर आपको केवल एक ही इसके अंदर चीज मेरे हिसाब से काफी है, और वो ये है कि जो व्यक्ति निराश्रित है, जो व्यक्ति कमजोर है, उसको हम समान अवसर देंगे आगे बढ़ने का, और उस समान अवसर के लिए हमें जो भी करनी पड़ेगी, स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी, हमें उसके लिए बिना कोलेटरल उसको फंडिंग करवानी पड़ेगी, या उसको जो भी उसके लिए हमारे को उपाय करने पड़ेंगे, उसको अगर वो फैक्ट्री लगाना चाहता है तो मशीनरी दिलवाएंगे, या वो दुकान खोलना चाहता है तो उसको उस तरीके से हम बिना ब्याज के ऋण दिलवाएंगे, या कोई भी व्यवस्था करके हम समान अवसर उपलब्ध करवाएंगे आगे बढ़ने के। ये मेरे हिसाब से आपका शब्द काफी बनता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी जैसे मैं कल सुन रहा था, राहुल गांधी जी का एक स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देश के अंदर 200 कंपनियां ऐसी है कि जिनके अंदर एक भी पिछड़ा नहीं है, एक भी दलित नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं है। भाई मुझे एक बात बताइए, अगर एक पिता है, 5 बच्चों के बीच में समान उनकी संपत्ति विभाजित कर देता है, और उसके बाद में सारे के सारे अपनी योग्यता और अपने परिश्रम से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, और एक व्यक्ति जो है उसके अंदर हजारों करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है, और एक व्यक्ति दो जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप वो जो व्यक्ति इतना योग्य है, इतना परिश्रमी, या इतना वो है, क्या उसको घसीट करके उसको वापस नीचे लाने की बात कर रहे हो? तो भाई कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जाति के अंदर योग्यता शिरोधार्य है, क्योंकि अगर आप पशुओं के अंदर भी देखेंगे तो जो भैंस ज्यादा दूध देती है उसका ज्यादा मूल्य होता है, और जो कम से कम दूध देती है उसका कम से कम मूल्य है। तो ये तो सृष्टि का नियम है। अब इसके अंदर आप उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप उनको, जिसके अंदर योग्यता है लेकिन अवसर नहीं है उसके पास आगे बढ़ने के, उनको अवसर देने की बात करते हैं, ये चीज भी समझ में आती है। जिसको शिक्षित करने की बात करते हैं, ये भी आगे। लेकिन आप ये कहें कि एक जो योग्य खिलाड़ी है, हम उसकी जिसकी स्पीड तेज है या जिसकी रफ्तार तेज है, हम उसकी टांग पकड़ करके उसको पीछे कर देंगे, और जो स्लो वाला है उसको हम धक्का मार के आगे बढ़ा देंगे और उसको हम फर्स्ट दिलवा देंगे। तो ये कहां तक उचित है? मुझे एक बात बताइए, जब रेस होती है या जब दौड़ होती है तो उसके अंदर जो ज्यादा परिश्रम नहीं होता है, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की है, जिसमें ज्यादा योग्यता है, वो तो फर्स्ट आएगा ही ना। उस टाइम आप कहें कि नहीं, हम तो इसके पैरों के अंदर रस्सी बांध करके इसको तो पीछे खींच लेंगे, और जो चौथे नंबर वाला है उसको हम फर्स्ट पे ले आएंगे। तो ये कहां तक लॉजिकल है, और कौन माइका लाल इस चीज को कर सकता है, और कितने दिनों तक कर सकता है? हो सकता है राहुल गांधी जी जो है भारत का आर्थिक सर्वे करवा करके एक बार समानता ला दें, लेकिन अगर वो ये कहें कि ये समानता हम हर साल लाएंगे, हर साल जो आगे बढ़ेंगे उनको खींच करके पीछे ले आएंगे, और जो पीछे रह जाएंगे उनको हम धक्का मार करके आगे कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस राष्ट्र के उत्थान की बात कर रहे हैं, या इस राष्ट्र के अंदर किसी समरसता की बात कर रहे हैं, या ये समाज चल पाएगा। मुझे लगता है कि उसके बाद में तो भगवान ही मालिक है इस सृष्टि का और इस मानवता का। देखिए, मैं निरंजन जी सबसे पहले आपके विचारों को और आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपको सुनने का अवसर मिलता है, और आपके अनुभव और आपकी जो स्पष्ट शब्द होते हैं उनसे काफी कुछ प्रेरणा भी मिलती है, क्योंकि विश्लेषण एक अलग विषय होता है और आप निडर तरीके से बातों को रखते हैं।
और जो मेरा प्रश्न था उसका आपने जवाब दिया। ठीक है, एक सेकंड, वो कुछ कहना चाह रहे, सवाल है उनका शायद कुछ। निरंजन जी बोलिए। देखिए, ऐसा है, अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की हम बात कर रहे हैं, तो आपको एक चीज की और जानकारी शायद नहीं है कि जोधपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं करण सिंह उचियारडा। उन्होंने अभी 4 दिन पहले एक बयान दिया है, वहां एक रैली के अंदर, अपनी एक सभा के अंदर उन्होंने कहा कि अगर मेरे को आप चुनाव जिता देंगे तो मैं जोधपुर से लेकर के और अयोध्या तक सोने की सीढ़ियां बनवा दूंगा। तो भाई, कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी तो इसी टाइप का है कि हम हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। यानी कि अगर देश के अंदर मैं ये मान के चलूं, आपके हिसाब से वो 1 लाख रुपए योग्यता वाली 20 करोड़ महिलाएं भी हैं, तो 20 लाख करोड़ रुपए आपको उसके लिए चाहिए। उसके बाद में जिस तरीके से आपने जो नौकरी के लिए जो स्टाइफन की बात करी है, 1 लाख रुपया सालाना देने की हर युवा को, मतलब अगर राहुल गांधी जी के हिसाब से बात करूं तो 22 करोड़ युवा बेरोजगार है जिनको आप स्टाइफन देने की बात कर रहे हैं, तो 22 लाख करोड़ रुपए आपको वो चाहिए। और भारत का टोटल बजट 40 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि उसके बाद में अभी इन्होंने एमएसपी की गारंटी की बात करी, 12 लाख करोड़ रुपए उसको चाहिए, उसके लिए चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 40 लाख करोड़ रुपए का भारत का बजट है, लेकिन अगर कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को एप्लीकेबल यानी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो कम से कम 60 लाख करोड़ रुपए की और आवश्यकता पड़ेगी। और वही कांग्रेस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे कि पैसे कोई पेड़ों पे थोड़ी लगते हैं, और राहुल गांधी जी कहते हैं पैसों की समस्या नहीं है, पैसे बहुत है भारत के अंदर। तो कौन सही बोल रहा था, मनमोहन सिंह जी सही बोल रहे थे या राहुल गांधी जी को कहीं वो? तो कहने का तात्पर्य ये है कि केवल मैनिफेस्टो और जिस तरीके से आप कह रहे हैं, नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, सुनिए। नहीं, मेरा सवाल यह है कि कोई भी चीज आप बोलते हैं, जैसे आप कहते हैं, एक तरफ तो राहुल गांधी जी कहते हैं भारत के अंदर 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी की आलम है और 25 करोड़ लोग बेरोजगार है, और दूसरी तरफ मैनिफेस्टो में कहते हैं हम 30 लाख नौकरी देंगे। तो अगर 25 करोड़ बेरोजगार है, 30 लाख नौकरियां क्या हुआ, उनके मुंह में जीरा? तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा तो केवल इतना सा ही निवेदन है कि बात वो हो जो माइंड को लगे कि हाँ ये चीज संभव है, ये चीज होना संभव है। जैसे मैंने अभी करण सिंह उचियारडा का आपको एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि मैं सोने की सीढ़ियां बनवा दूंगा, ये क्या संभव लगती है आपको? तो इसी तरीके से यही सबसे बड़ा कारण है कि आप बोलने को कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन वो धरातल पे आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे उसका रोड मैप कहीं कोई नहीं बताया जाता। मैं अपने पत्रकार साथी से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने क्या 2 करोड़ नौकरियों को वादा किया, दी? या 15 लाख रुपए खाते में आने का काम दिया, लोगों को खाते में दिए क्या? आपने बताइए। मैं बताता हूँ, आप बोल लीजिए, सारी बातों का जवाब दूंगा। जनता ने को सिर्फ उन्होंने धोखे देकर जो काम किया है, ऐसा है। देखिए, आप सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप कोई भी सवाल करते टाइम आप ये नहीं सोचते कि एक उंगली उधर कर रहा हूं तो 3 मेरी तरफ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री 73 साल का व्यक्ति दोबारा से प्रधानमंत्री बनने का प्रयास कर, दूसरी तरफ आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है, उनकी उम्र 85 साल के करीब करीब जा रही है, और आपके जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, शायद 81 साल की उम्र के अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री पद त्यागा था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भारत के अंदर ये 73 साल या 72 साल वाली व्यवस्था अब नहीं बनी है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आप कह रहे हो अग्निवीर योजना की, कि भारत को 4 साल के लिए अग्निवीर योजना, आप वो कहते हैं ना कि पैर की मौत और छोटी सोच और पैर की मौत ज्यादा दूर तक नहीं जाती। आपको पता है ये अग्निवीर योजना किस लिए लाई गई है? किसी सेना के वरिष्ठ अधिकारी से आप बात कीजिए, ये इसलिए लाई गई है कि जितने सैनिकों की भारत को जरूरत है उतने सैनिक अग्निवीर में से छांट लिए जाएंगे, यानी कि 25% अग्निवीर में से ही छांट करके और उनको स्थायी नौकरी दे दी जाएगी। बाकी के जो जिनको घर भेजा जाएगा उनको भी एक समझ लीजिए सम्मानजनक राशि देकर के भेजी जाएगी। साथ में इस चीज को समझिए कि जब 4 साल के लिए भर्ती होगी तो हर घर के अंदर एक, आप ये समझ लीजिए आने वाले 20 वर्षों के बाद में हर घर में कोई ना कोई एक बच्चा, कोई ना कोई एक व्यक्ति सेना से ट्रेंड होगा। और कल को अगर मान लीजिए भारत के अंदर अगर भारत से किसी कोई बड़ी महाशक्ति का युद्ध छिड़ता है और उस समय सैनिकों की आवश्यकता है,
तो प्री ट्रेनिंग करे हुए व्यक्ति, यानी कि इजराइल के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है, आप कभी इजराइल का सिस्टम जानते हैं कि वहां पे हर एक व्यक्ति को ये कंपल्सरी है कि उनको 1 साल सेना की ट्रेनिंग लेना आवश्यक है, ताकि युद्ध की जो, और अभी देखा होगा आपने कि जब गाजा पट्टी के ऊपर अटैक हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अमेरिका में, यूरोप के अंदर नौकरियां कर रहे थे इजराइल के, और वो वहां से नौकरियां छोड़ छोड़ करके उन्होंने इजराइल आकर के वर्दियां पहन ली। तो ये अग्निवीर योजना कदाचित उसी चीज की तरफ बानगी है। लेकिन केवल भ्रमित होना ही नहीं होता है, भ्रमित करना भी मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो लोग भ्रम में बैठे हुए हैं वो दूसरों को भ्रमित करने का प्रयास कर। मैं बता रहा हूं आपको। और चौथा सवाल जो आपने, चौथा सवाल आपका क्या था? एक सवाल और था आपका। मैं आपसे पूछना एक सवाल और बताइए। अग्निवीर आप कह रहे हैं ट्रेनिंग 1 साल की होती है, तो 1 साल की ट्रेनिंग दो ना आप, फिर क्यों परमानेंट करके भेजे? नहीं, 1 साल की नहीं, 4 साल की। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि 1 साल की दे देंगे तो स्वीकार है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं, सुनिए, आप अभी, मैं आपको जो कह रहा था, अभी समस्या यही है। आप ये कह रहे हैं कि 1 साल की ट्रेनिंग दे देंगे तो आपके लिए स्वीकार्य है, लेकिन अगर 4 साल के अंदर ट्रेनिंग, सेवा, और अगर उनको 15 लाख रुपए घर में देकर, 15 लाख रुपए देकर के अगर भेज देंगे तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य है 272, आपका कहने का तात्पर्य, आप सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, आपके साथ समस्या क्या है कि आप ना तो दूसरे की सुनते ना समझते, और जब तक नहीं समझेंगे, हमारे यहां कहते हैं ना कि जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। यानी कि अगर आप समझेंगे ना तो वैसे ही है जैसे पूरे दिन पानी को बिलोते रहे, उसके अंदर से घी नहीं निकला, तो वैसे ही केवल बहस करनी हो तो पूरे दिन करते रहो, उसका कोई सारांश नहीं निकलता है जैसे पानी को बिलोने से। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप या आपकी पार्टी सेना के अंदर जाने को आप रोजगार मानते हैं या देश की सुरक्षा और सेवा मानते हैं? पहले तो आप ये बताइए कि सैनिकों को आप रोजगार का साधन मानते हैं या देश की सुरक्षा और सेवा मानते हैं? सेना जो होती है देश की सुरक्षा होती है। नहीं, आप देखिए समस्या, मैं बता रहा हूं, देखिए प्रॉब्लम कहती है, आपको समझनी पड़ेगी। अब अगर आप सेना के अंदर भर्ती को आप केवल रोजगार समझेंगे, क्रिएट होगी, लेकिन अगर आप उसको देश की सुरक्षा और देश की सेवा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको अग्निवीर में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। मेरा तो इतना सही मानना है। नहीं, आप ही ने मुद्दा जो छेड़ा, मैं उसी की बात, आप मुझे एक बात बताइए, क्या भारत का प्रेमी कोई किसान लाल किले पर अटैक करेगा, तिरंगा झंडा वहां फहराता हुआ उतारेगा? मेरे को बताइए, होगा, ऐसा होगा? बीजेपी का कार्यकर्ता और जो हजारों लोग जो लाल किले की तरफ, जो सारे बैरिकेड तोड़ते हुए, ट्रैक्टर दौड़ाते हुए लाल किले की तरफ चढ़ाई करते हुए पहुंचे थे, मान लीजिए जो शिखर पे चढ़ा, उसकी बात को एक बार आप साइड कीजिए, जो बाकी के जो लाल किले के ऊपर जो हजारों लोगों ने जिस तरीके से पुलिस को वहां धकेल करके नहर में धकेल दिया था लाल किले के नीचे, तो उनको आप किसान मानेंगे या उनको आप अलगाववादी मानेंगे? पहले तो आप ये सवाल जवाब दीजिए। मुझे ये बता दीजिए, उससे पहले किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे तो उसको छेड़छाड़ किसने की? अच्छा, मतलब क्या बैठ रहे किसान के शांति से बैठ रहे? देखिए ऐसा है, सुनिए, पूछा और बाद में कहते हैं कि सुनिए, कोई कमी रही हमारी। नहीं, आपका मतलब ये है कि इससे पहले कभी किसान आंदोलन नहीं हुए, इससे पहले कभी लोगों के धरने प्रदर्शन नहीं हुए, पुलिस की फायरिंग नहीं हुई, गोलियां नहीं चली। मैं आपको बताऊं, मेरी बात समय पूरा हो चुका है सर, मेरे पास समय नहीं है। इस चर्चा को मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।